Hello everyone, today we will discuss about the magnetic field at the center of a current carrying coil और लूप। यानी हम एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर या फिर एक लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग कॉइल है या फिर इसको लूप कह सकते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल या फिर लूप है जिसका सेंटर है बेटा पॉइंट ओ, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट है। ये करंट आई इसके अंदर फ्लो हो रहा है बेटा। ठीक है, करंट आई इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। ये एक लूप है। ठीक है, और बेटा लूप की रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है। ये लूप की रेडियस है। तो हमें इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर जो सर्कुलर फॉर्म में है यानी लूप की फॉर्म में है उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना है। बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलिए। ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है बेटा, सेंटर ओ है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, इस लूप का एक छोटा सा पार्ट, इसका छोटा सा एलिमेंट डेल्टा एल ले लिया। ठीक है, इस पूरे करंट कैरिंग जो लूप है कॉइल है उसका एक छोटा सा पार्ट एक डेल्टा एल ले लिया हमने, और इस डेल्टा एल की वजह से इसके सेंटर पर यानी पॉइंट ओ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम लिख सकते हैं बेटा। और ये होगा डेल्टा बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पिछले लेक्चर में हम बायो सेवर्ट लॉ को पढ़ चुके हैं, है ना। तो बायो सेवर्ट लॉ ये कहता है कि कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके एक छोटे से पार्ट, उसके एक छोटे से एलिमेंट, इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यानी डेल्टा बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये तो कांस्टेंट टर्म्स है। आई इस कॉइल के अंदर करंट है, आर इस करंट एलिमेंट की पॉइंट ओ से डिस्टेंस यानी रेडियस हो गई, और डेल्टा एल इस करंट एलिमेंट की लेंथ हो गई। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एलिमेंट टू द सेंटर। ठीक है, मतलब थीटा जो है बेटा वो एंगल है, किसके बीच का एंगल है? ये जो हमने लेंथ दिखाई छोटी सी लेंथ, इस छोटे से एलिमेंट को एक लाइन के थ्रू इस सेंटर से ज्वाइन किया गया है, तो इस लाइन और इस करंट एलिमेंट के बीच बनने वाला एंगल है थीटा। ये है थीटा बेटा। ठीक है, बट पता होना चाहिए हमें कि रेडियस सर्कल के हर एक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है बेटा, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें डेल्टा बी की तो डेल्टा बी इक्वल होगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा साइन 90 की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन 90 की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, यानी यही रह जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा बी की वैल्यू ये आ गई बेटा। क्या है डेल्टा बी? इस पूरे सर्कुलर लूप में एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने सर्कुलर लूप का, उस छोटे से पार्ट की वजह से, इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट की वजह से सेंटर ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना है। ठीक, हमें निकालना है बेटा पूरी लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर। अब पहले तो ये समझिए कि इस एक पार्ट की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन। तो बेटा देखिए हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अपने हाथ में पकड़ ले और हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में हो तो ये जो फिंगर्स लिपटी हुई है ना कंडक्टर पे, जिस तरीके से लिपटी हुई, जिस डायरेक्शन में लिपटी हुई उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मान लिया जाए तो हमने इसको राइट हैंड में पकड़ रखा है, अपने थंब हो गया बेटा करंट के डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा चारों तरफ ऐसे होगा। ठीक है, इसका उल्टा लॉ भी है, वो ये है कि अगर अभी हमने बताया कि थंब की डायरेक्शन में करंट है तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसका उल्टा ये है कि अगर हमारी जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन में हम मूव कराएं तो थंब इधर रहेगा, थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हम रखें अपने हैंड को, ठीक है ना। देखिए करंट की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को मूव कराएं, करंट की डायरेक्शन में ऐसे फिंगर्स को मूव करा रहे हैं तो हमारा थंब ऊपर की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है ऐसे,
तो हर बार में हमारा थंब ऊपर की तरफ ही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ होगी, बोर्ड से बाहर की तरफ। तो इस एलिमेंट की वजह से भी बाहर की तरफ होगी, एलिमेंट यहां देखें उससे भी बाहर की तरफ होगी, यहां पर एलिमेंट ले लें छोटा सा ऐसे ही, उससे भी बाहर की तरफ। यानी इस पूरी करंट लूप को अगर हम ये मान लें कि बहुत सारे छोटे छोटे से एलिमेंट डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा एल, ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट से मिलकर बनी है ये पूरी लूप, तो सभी करंट एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होगी। बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूं, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन में थंब है तो हमारी जो फिंगर्स हैं कंडक्टर पर लिपटी हुई, कंडक्टर पर जिस तरीके से लिपटी हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन इसका उल्टा रूल ये है कि अगर हमारी जो फिंगर्स हैं वो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कराएं तो थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बेटा इस तरीके से देखिए हमारी जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, तो थंब ऊपर रह रहा है हमेशा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ रहेगा। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना है इस सेंटर पर, ऐसे ही छोटे छोटे इनफाइनाइट एलिमेंट से ये पूरा का पूरा लूप, ये पूरी की पूरी कॉइल बनी हुई है, तो सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ऐसे छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करके बनाया जाएगा। यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ विल बी बी इक्वल टू सिग्मा डेल्टा बी। डेल्टा बी एक छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट ओ पर, बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, तो डेल्टा बी का सम कर दिया गया। इस सिग्मा का मतलब है सम या फिर समेशन, किसका? सभी मैग्नेटिक फील्ड्स का। ऐसे सभी इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड का टोटल सम है ये बी, ठीक है। तो बी इक्वल टू सम डेल्टा बी, इसको समेशन या फिर सिग्मा पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलिए देखिए अब अगर इसमें हम बी की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, बी इक्वल टू सिग्मा, अभी डेल्टा बी की वैल्यू के बारे में बात की हमने, ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई थी, है ना, तो इतना आ गया ये। अब देखिए इस समेशन का एक रूल ये है कि जिन वैल्यूज को पूरा पूरा लिखा गया है वो वैल्यूज तो या कांस्टेंट टर्म कहें तो वो तो बाहर आ जाएंगे, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट टर्म में इनमें कोई चेंज हो नहीं रहा है, करंट कांस्टेंट है, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, और रेडियस भी इसकी कांस्टेंट है, घट बढ़ नहीं रही है, तो ये सारी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे इस समेशन से। समेशन के अंदर बचेगा बेटा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एल। डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या है? पूरे इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का एक छोटा सा पार्ट है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का सम कर रहे हैं, डेल्टा एल ये, डेल्टा एल और डेल्टा एल और ऐसे इनफाइनाइट डेल्टा एल को ऐड करके पूरी करंट कैरिंग लूप बनेगी, ठीक है ना। तो बी इक्वल टू बेटा ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये पता होना चाहिए बेटा कि सिग्मा डेल्टा एल का मतलब है सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़कर पूरी इस लूप को फॉर्म करना, और जो पूरी लूप है यानी इस लूप का जो पेरीमीटर होगा वो होगा बेटा 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा डेल्टा एल की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई आर होगी बेटा, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है। तो अगर हम ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल को ऐड करते जाएं तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर बन जाएगा, यानी ये 2 पाई आर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा अपॉन में ये आर स्क्वायर था बेटा, अपॉन में था ये आर स्क्वायर, तो आर से नीचे आर की एक पावर कट जाएगी, ठीक है। 2 से और देखें तो 2 2 से चला जाएगा ये। अब क्या बचा उसको लिख लेते हैं बेटा। देखिए b इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, न्यूमरेटर में म्यू नॉट आई बचा, म्यू नॉट आई, और सारी चीजें कैंसिल हो चुकी हैं, अपॉन बेटा 2 बचा है और r बचा है, तो ये आ गया अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा बेटा, अगर कोई करंट कैरिंग लूप या फिर करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। अगर एक कॉइल के बजाय बहुत सारी कॉइल्स हो लिपटी हुई
तब टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, सेंटर पर, ठीक है। तब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर n कॉइल से लपेट दी जाए, कितनी, n कॉइल से लिपटी हुई हो, अकेली एक कॉइल के बजाय n कॉइल से लिपटी हुई हो, n कॉइल्स के टर्न्स हो, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, B इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। यानी B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर n टर्न्स की कोई कॉइल है, कोई लूप है जिसमें n टर्न्स लगे हुए, तार के फेरे लगाए गए n, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल B इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगा। एक कॉइल का इतना है, अगर दो कॉइल देखें तो डबल हो जाएगा, तीन कॉइल का ट्रिपल हो जाएगा, फोर कॉइल्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे अगर n कॉइल्स आ जाएं, n कॉइल के टर्न्स हो, तो फिर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी B इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में बस यही तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते बेटा, ठीक है। जो चीजें क्लियर ना हुई हो, समझ ना आई हो अगर कोई बात, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि उसको अलग से समझाया जाए, ठीक है भाई। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।